नमस्कार दोस्तों, Akuma Recap. से स्वागत है। इस वक्त एस को फांसी दी जाने वाली है। शिचिबुकाई और 3 नौसेना एडमिरल्स की सुरक्षा में सेंगोकू ने दुनिया को बताया कि वह समुद्री डाकू राजा गोल्डी रॉजर का बेटा है, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। ये खबर पूरी दुनिया को हिला देती है। गर्व को याद आता है जब समुद्री डाकू राजा ने एसे को यूं सौंपा था। अचानक कई समुद्री डाकू जहाज दिखते हैं और व्हाइट बियर्ड का जहाज युद्ध क्षेत्र में आता है, जिससे सभी नौसैनिक डर जाते हैं क्योंकि व्हाइट बियर्ड के सभी कैप्टन यहाँ हैं। व्हाइट बियर्ड धीरे धीरे जहाज के डेक पर कदम रखता है। काफी वक्त हो गया सेंगोकू, थोड़ा और इंतजार करो। एस, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हम एस को बचाने आए हैं क्योंकि हम एक परिवार हैं। मोरिया बकवास करने लगता है। यहाँ हजारों नौसैनिक हैं, शिचिबुकाई और 3 एडमिरल भी। तुम्हारे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स क्या कर सकते हैं? व्हाइट बियर्ड तुरंत अपनी शक्ति से हवा में दरारें पैदा करता है, जिससे 2 विशाल लहरें उठती हैं। नौसेना के सैनिक डर से थर थर कांपने लगते हैं। अचानक औकिजी कूदकर दोनों लहरों को जामा देता है। व्हाइट बियर्ड मुक्का मारता है, औकिजी का आधा चेहरा टूटता है और पूरा समुद्र जम जाता है। इस तरह व्हाइट बियर्ड की टीम हमला शुरू करती है और युद्ध छिड़ जाता है। अचानक मिहॉक व्हाइट बियर्ड से अपनी दूरी जांचने के लिए आगे बढ़ता है। वह अपनी काली तलवार निकालता है और व्हाइट बियर्ड पर वार करता है, लेकिन तीसरे दल के कैप्टन जोजू बीच में कूद जाते हैं। पता चलता है कि उसका शेरियर हीरे का है। इस बीच एडमिरल किजारू भी व्हाइट बियर्ड से भिड़ना चाहता है। वह प्रकाश से हमला करता है, लेकिन मार्को तुरंत कूदकर हमले को रोक देता है क्योंकि उसने पौराणिक शैतानी फल खाया था। ये उस बिल्कुल परेशान नहीं करता। मार्को फिनिक्स बनकर कजारू पर हमला करता है, पर वो अप्रभावित रहता और विशाल सेना को आदेश देता है। जोसू बर्फ का ब्लॉक फेंकता है। अकाइनू मगमा से उसे पिघलाकर पूरा मैदान जला देता है। व्हाइट बियर्ड आग रोकता है। सबको लड़ते देख कॉपी दरकर पंट गीली कर देता है। अचानक एक विशालकाय ओर से आता है एस को बचाने के लिए। नौसेना उस पर गोले बरसाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक जहाज उठाकर फेंकता है, दुश्मनों को कुचलते हुए। ओर्स एस की ओर बढ़ता रहता है। हैनकॉक दोनों पक्षों पर हमला करती है क्योंकि उसे सिर्फ लुफी की फिक्र है। अचानक कुमा ओरोन का सामना करने खड़ा होता है। वो हवा को भालू के पंजे में दबाकर ओरोन पर फेंकाता है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है और ओरोन बुरी तरह घायल हो जाता है। इस पल ओरोन को एस के साथ अपना बंधन याद आता है, जिसने उसे धूप से बचाने के लिए एक टोपी दी थी। इसलिए ओरोन आगे बढ़ता रहता है। अचानक 2 फ्लामिंगो ओरोन का एक पैर काट देता है और मोरिया अपनी छाया से उस पर हमला करता है, जिससे एस तक पहुंचने से पहले ही ओरोन गिर जाता है। अचानक व्हाइट बियर्ड प्रकट होता है और छुपकर हमला करता है। वो तुरंत ओरोन को पकड़कर एक तरफ फेंक देता है। दुखी होने के बावजूद व्हाइट बियर्ड ओरोन को व्यर्थ में बलिदान होने नहीं दे सकता था। उसने सबको ओरोन की और भागने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। कैपी डर गया और भागने की कोशिश की। अचानक वो एक युवक से टकरा गया जिसे लाल कुत्ता रोक रहा था। व्हाइट बियर्ड भगोदों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। इस बीच 2 फ्लेमिंगो ने मोटे आदमी को अपने ही साथियों पर हमला करने के लिए नियंत्रित किया और कहा, समुद्री डाकू बुरे हैं और नौसेना न्याय का प्रतीक है ना? जो जीतता है वही न्याय को परिभाषित करता है। सेंगोकू की योजना के दौरान गर्प ने एच से बात की। बचपन से उसने एस और लुफी को मरीन बनाना चाहा। नहीं, मैं समुद्री डाकू बनूंगा। बहस के दौरान लुफी ने सारा खाना खा लिया। तभी एसे ने गर्प को रोते हुए देखा। मूर्ख, तुम दादा की क्यों नहीं सुनते? एच को एहसास हुआ कि गर्प उससे प्यार करता था। अचानक आसमान से एक जहाज गिरा। लुफी का दल आया, सबको चौंका दिया। रास्ते में उन्हें व्हाइट बियर्ड की सुनामी मिली। औकिजी ने उन्हें जमा दिया। एस की मौत की घोषणा पर वे बर्फ तोड़कर गिरे। शैतानी फल खाने वाले समुद्र में डूब जाते हैं। सौभाग्य से जिनबे ने सबको बचा लिया। संभालते ही लुफी एस को खोजने दौड़ा। अंत में उसने एस को देखा, खुश होकर बोला, एस, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लुफी और उसके साथियों को देख नौसेना घबरा गई। वह फिर आ गया, तुम्हारा पोता गर्प। सेंगोकू समझ न पाया कि वे लुफी की मदद क्यों कर रहे थे। क्रोकोडाइल ने व्हाइट बियर्ड पर हमला किया। लुफी ने रोका। लुफी की स्ट्रॉ हट देखकर
व्हाइट बियर्ड ने उसे वही माना जिस पर रेड हेयर ने दांव लगाया था। फिर उसने कहा, अरे छोकरे, घर जाकर खेलो। तुम भी समुद्री डाकू राजा बनना चाहते हो, है ना? लेकिन समुद्री डाकू राजा तो मैं बनूंगा। इससे नौसेना वाले सहम गए, क्योंकि लूफी ने एक योंको को ललकारा था। हालांकि व्हाइट बियर्ड ने इस युवक को स्वीकार किया। इधर बगी और मिस्टर टू बॉर्न क्ले हैरान थे, क्योंकि यह लड़का व्हाइट बियर्ड से बराबरी से बात कर रहा था। इस तरह लूफी ने नौसेना पर हमला बोल दिया और बाकी सब उसका साथ देने में जुट गए। एडमिरल काजारू लूफी के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इवान ने उसे हटा दिया। लूफी को बचने में मदद की। अचानक कुमा ने इवान पर हमला किया। उसे अपने पुराने साथी के रूप में पहचाना, इसलिए इवान ने कुमा को रोकने का फैसला किया, लूफी को आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए लूफी हेने की लोहे की बाड़ में फंस गया, तो उसने गियर सेकंड चालू किया और तेजी से निकल गया। उसी वक्त मोरिया कूदकर नीचे आया। लूफी को रोकने के लिए जॉम्बी बुलाए। हालांकि जिम्बेई ने समुद्री जल से उन्हें हराया। लूफी को अपने लिए लड़ते और घायल होते देखकर इसने कहा, लूफी वापस जाओ। नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो। इससे नौसेना के लोग हैरान रह गए, यह जानकर कि रोजर का एक और बच्चा था। लूफी पर हमला करने एक विशालकाय आगे बढ़ा। जब सेंगोकू पूरी दुनिया को बता रहा था वह कोई और नहीं, एस का सौगंधी भाई है और क्रांतिकारी ड्रैगन का बेटा है। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसका वंश बहुत शक्तिशाली था। स्मोकर समझ गया ड्रैगन ने लूफी को क्यों बचाया। पत्रकार तुरंत इस ड्रामे पर टूट पड़े। व्हाइट बियर्ड ने मार्को से कहा, लूफी को बचाओ। वह आगे बढ़ता रहा और हमला करता रहा। सबको अपनी जान जोखिम में डालते देख एस असहाय महसूस कर रहा था। वाइस एडमिरल ने लूफी पर लगातार हमला किया, जिससे उसका शरीर सीमा तक खिंच गया। इस बीच बगी अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर युद्ध क्षेत्र से बचने का कोई तरीका नहीं था। अचानक व्हाइट बियर्ड ने बगी को पहचाना और पूछा, क्या वह रोजर के जहाज का नया था? यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड भी बगी को जानता है, जिससे कैदी उसे और भी ज्यादा आदर्श मानते हैं। लूफी, इवान और जिम्बेई फिर एकजुट हुए और मरीन पर शक्तिशाली संयुक्त हमला किया। जिम्बेई ने मोरिया का सामना किया, मरीन की परछाइयां काटते हुए, और उन्हें सोखकर अपनी ताकत बढ़ाई। एक ही वार में जिम्बेई ने मोरिया को पछाड़ दिया। दूसरी तरफ लूफी ने स्मोकर का सामना किया, पर हाकी न जानने से उसे मार न सका। नतीजतन वह जमीन पर पटक दिया गया। स्मोकर ने कहा, अब लूफी को कोई नहीं बचाएगा। बोआ हैनकॉक गुस्से में उनसे निपटने वाली थी, लेकिन जब उसने लूफी को देखा वह उस पर फिदा हो गई। मरीन समझ ना पाए क्यों पायरेट एम्प्रेस का लूफी से नाता था। उसने एस को बचाने की चाबी लूफी को दी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। लूफी ने हैनकॉक को गले लगाया और भाग गया, उसे मोहित छोड़ शादी की कल्पना करते। अचानक स्मोकर ने लूफी पर फिर हमला किया, पर हैनकॉक ने उसे रोक दिया। कुमा और डोफ्लामिंगो से रुकते हुए भी लफी ने इवान का सामना किया। डोफ्लामिंगो ने बताया कि डॉ वेगा पंक ने कुमा को साइबोर्ग बना दिया था। वेगा पंक ने, और अब वह सरकार का शिकारी कुत्ता बन गया था। फिर कुमा ने दोनों पर हमला कर दिया। इवान ने अपने साथी को होश में लाने के लिए मदद की। उसने खुद को बांटा और पल भर में कुमा को बेहोश कर दिया। इवान ने लफी को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस बीच क्रोकोडाइल अभी भी व्हाइट बियर्ड से लड़ना चाहता था, लेकिन डायमंड जोजू ने उसे खींच लिया। डोफ्लामिंगो ने आकर जोजू को रोक दिया, जबकि लफी का सामना मिहॉक से हुआ। उसने गियर 2 का इस्तेमाल करके उसे पार किया। हालांकि मिहॉक के हमले से लफी दीवार से टकरा गया। जिम्बेई ने मिहॉक को रोकने के लिए कदम बढ़ाया। उसे समझ नहीं आया कि वह लफी की मदद क्यों कर रहा है। हालांकि मिहॉक ने जिम्बेई को पानी में गिरा दिया। मिहॉक ने लफी पर हमला करना जारी रखा, इसलिए उसने बाजूका से पलटवार करने की सोची, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह हमला करता तो एक ही वार में वह अपने दोनों हाथ खो देता। मिहॉक ने बर्फ की चट्टान को आधा काट दिया, जबकि डोफ्लामिंगो क्रोकोडाइल को सहयोग के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने इनकार कर एक रेत का तूफान बनाया, गलती से बगी को उसमें खींच लिया। जैसे ही लूफी मिहॉक की ओर दौड़ रहा था, उसने बगी को देखा तो उसने उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। मिहॉक चाहे उसे कितना भी काटे, वह फिर से जुड़ जाता था। मिहॉक लूफी का पीछा करता रहा, लेकिन विस्टा ने उसे रोक दिया। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 5वें डिवीजन के कप्तान। इससे लूफी को आगे बढ़ने का मौका मिला। मिहॉक ने समझा कि लूफी की सबसे बड़ी ताकत थी हर किसी को अपना साथी बनाने की क्षमता। अचानक एडमिरल ओकीजी ने अपनी सेना को बुलाया, जो पैसिफिस्टा निकले। कुमा के नकल, उनकी बड़ी संख्या ने सबको चौंका दिया। पहले सिर्फ एक ने सुपरनोवा में तबाही मचाई थी। पैसिफिस्टा ने एक साथ लेजर बीम दागे। कई पायरेट जहाज और व्हाइट बियर्ड की सेना नष्ट हुई। पैसिफिस्टा की शक्ति देखकर सभी हैरान रह गए। इस बीच लूफी आगे बढ़ता रहा, लेकिन वाइस एडमिरल किजारू ने उसे रोका। सौभाग्य से जिन्बे और व्हाइट बियर्ड के कप्तान उसकी मदद को आए।
सेंगोकू ने आह भरी। उसने प्रसारण रोकने का आदेश दिया ताकि जनता घटनाएं न देख सके। अचानक एक हास्य कलाकार ने खबर फैलाने के लिए एक घोंघा पाया। लाइव स्ट्रीम जारी रखकर दर्शकों को आकर्षित किया। इससे सेंगोकू क्रोधित हो गया। इस बीच व्हाइट बियर्ड दूर से देख रहा था और अचानक स्क्वाटो आया। दोनों ने एक निजी बातचीत शुरू की। मार्को ने देखा कि स्क्वाटो का व्यवहार अजीब था। अचानक स्क्वाटो ने व्हाइट बियर्ड को सीने में छुरा घोंप दिया। सबको चौंकाते हुए मार्को तुरंत दौड़ा और स्क्वाटो का सिर पकड़ा। व्हाइट बियर्ड गिरने लगा। स्क्वाटो ने उस पर सौदेबाजी का आरोप लगाया। एस को बचाने के लिए अपने साथियों का बलिदान करना। एस को राजा बनाने के लिए व्हाइट बियर्ड समझा कि अकाइनू ने धोखा दिया। आओकीजी ने फिर आसपास का माहौल जमा दिया। मार्को ने समझा कि व्हाइट बियर्ड कमजोर हुआ था। पहले वह इतनी आसानी से नहीं छिदता। अचानक व्हाइट बियर्ड ने स्क्वाटो को गले लगाया। कहा वह उसका परिवार है, चाहे वह कितना भी मूर्ख हो। इससे स्क्वाटो रो पड़ा। व्हाइट बियर्ड ने 2 पहाड़ों पर मुक्का मारा, सबके पीछे हटने का रास्ता बना दिया। फिर भी वे व्हाइट बियर्ड पर भरोसा करके लड़ना चाहते थे, तो व्हाइट बियर्ड कूदकर लड़ाई में शामिल हो गया। सेंगोकू ने चेतावनी दी, व्हाइट बियर्ड दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। नौसेना ने तोपें चलाईं, पर व्हाइट बियर्ड ने एक मुक्के से रोक दिया। अचानक एक विशालकाय आकृति व्हाइट बियर्ड पर हमला करने कूदी, पर उसने आसानी से हमला रोका और हवा में पंजे मारने लगा, जिससे पूरा समुद्री मुख्यालय झुक गया। लूफी ने समुद्र को 2 भागों में बांटते देखा। एक योंको की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। आखिरकार भूकंप रुका। कोबे ने देखा आधी नौसेना तबाह हो गई। विशालकाय आकृति ने व्हाइट बियर्ड पर हमला जारी रखा, लेकिन एक मुक्के ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उत्साहित लहरें निष्पादन मंच की ओर भागती रहीं, लेकिन 3 एडमिरल उन्हें समय पर रोकने में सफल रहे। इस समय समुद्री डाकू आगे बढ़ते रहे। लूफी ने तुरंत अपना हाथ फैलाया। एस तक पहुंचने की कोशिश में अचानक एक बाधा ने उसे रोक दिया। सभी समुद्री डाकू पिंजरे में पक्षियों की तरह फंस गए। सौभाग्य से ओर्ज के पास अभी भी बचने का रास्ता था। अचानक लाल कुत्ते ने लावा की गोली अखाड़े के बीच में दागी। व्हाइट बियर्ड के दल पर हमला करते हुए उनकी बर्फ पिघलने लगी। व्हाइट बियर्ड के समुद्री डाकू दल पानी में डूब गए। व्हाइट बियर्ड ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी लोहे की दीवार तोड़ने में असफल रहा। अकाइनू ने गरज कर व्हाइट बियर्ड का जहाज पूरी तरह तबाह कर दिया। एस अपने आप को असहाय और मदद न कर पाने की स्थिति में पाया। सेंगोकू ने घोषणा की कि एस को तुरंत फांसी दी जाएगी। फिर भी लूफी ने हार नहीं मानी और व्हाइट बियर्ड के दल के साथ आगे बढ़ा, लेकिन नौसैनिकों ने लूफी पर तोपें दागना जारी रखा, जिससे वह समुद्र में डूब गया। दुर्भाग्य से जिम्बेई उसे बचा लाया और अचानक ओर्ज अभी भी जिंदा था। एस को बचाने की योजना बना रहा था। इस समय नौसैनिक उस पर हमला करते रहे। लूफी ने जिम्बेई से मदद मांगी, जबकि किजारू ओर्ज को खत्म करने वाला था। जिम्बेई ने तुरंत लूफी को तीनों एडमिरलों के सामने फेंक दिया। तुम बहुत बेपरवाह हो, ड्रैगन के बेटे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे आगे निकल सकते हो? लूफी ने तुरंत उनकी ओर एक मस्तूल फेंका और लगातार तीनों एडमिरलों पर पत्थर बरसाए। गियर सेकंड का इस्तेमाल करके लूफी तीनों एडमिरलों से गुजरने में कामयाब रहा, लेकिन अचानक किजारू ने उसे पकड़ प्रकाश की गति से लात मारी। जब वे एस को फांसी देने वाले थे, अचानक क्रोकोडाइल ने बीच में आकर दोनों जल्लादों को उड़ा दिया। डोफ्लामिंगो ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन वह तुरंत फिर से जीवित हो गया। इसलिए दोनों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूफी ने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक ओकीजी ने उसे रोकना जारी रखा। लूफी के कंधे में बर्फ का भाला घुसा दिया। मार्को ने उड़कर व्हाइट बियर्ड की ओर से उसे जोरदार लात मारी। पानी की सतह से एक और जहाज उभरा। ओर्ज ने तुरंत जहाज को पकड़कर किनारे पर खींच लिया। व्हाइट बियर्ड की टीम को फांसी मंच तक पहुंचने में मदद की। जब वे लगभग ओर्ज तक पहुंच गए, व्हाइट बियर्ड तुरंत नीचे कूद पड़ा। शक्तिशाली तरंग से मरीन सैनिक उड़ गए। ओकीजी ने व्हाइट बियर्ड पर हमला जारी रखा, उसे बर्फ से ढक दिया, पर वह व्हाइट बियर्ड की भूकंप शक्ति न झेल सका, इसलिए उसे मुक्का मारकर छेद दिया गया। अचानक जॉजू ने उसे घायल कर दिया। लूफी अभी भी एस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाइस एडमिरल उसे रोक रहे थे। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। अपने पोते पर हमला देखकर गार्ड क्रोधित हो गया। सेंगोकू ने उसे याद दिलाया कि वह मरीन है। कजारू ने लूफी को व्हाइट बियर्ड की ओर लात मारी, हालांकि वह इस समय थक चुका था। लूफी एस को बचाने के लिए दृढ़ था, तो व्हाइट बियर्ड ने कहा, बच्चे को ठीक करो, जबकि वह मरीन पर हमला करता रहा। अचानक एक काइनू ने उसे रोक दिया। वे एक भीषण युद्ध में उलझ गए। मार्को एस को बचाने के लिए उड़ने वाला था, पर गार्ड ने कूदकर उसे तेज मुक्का मारा। सभी को पता चला कि वह मरीन का हीरो था, समुद्री डाकू राजा का प्रतिद्वंद्वी, जबकि व्हाइट बियर्ड अभी भी पीछे धकेला जा रहा था।
लाल कुत्ता। लफी ने इवान से हार्मोन इंजेक्ट करने को कहा। एस निराशा में रो रहा था, सोचकर कि वह व्हाइट बियर्ड के लिए सबका बलिदान पाने लायक नहीं। व्हाइट बियर्ड कमजोर हो रहा था। मार्को ने पहचाना कि उसकी पुरानी बीमारी लौट रही थी। वह तुरंत उसकी ओर भागा। अचानक काजारू ने मार्को पर हमला कर दिया। लाल कुत्ते के मुक्के से व्हाइट बियर्ड के सीने में चोट लगी। इस बीच इवान ने लफी को सलाह दी, अगर तुम ऐसे लड़ते रहे तो मर जाओगे, पर लफी एस को बचाने पर अड़ा रहा तो इवान को मजबूरन उसे हार्मोन इंजेक्ट करना पड़ा। इससे लफी फिर खड़ा हो गया। देखा कि एस को फिर से फांसी दी जाने वाली है। मरीन्स की बाधाओं के बावजूद लफी आगे बढ़ता रहा। लफी और इवान ने उन्हें सुला दिया। अचानक कोबे लफी के सामने आया। उन्हें अपना वादा याद आया कि वे सच्चे मरीन बनेंगे और एक दूसरे का सामना करेंगे। पर 5 सेकंड बीतने से पहले ही लफी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। अचानक लूफी को पैसिफिस्टा द्वारा रोक दिया गया। जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले थे, बोआ हैनकॉक ने बीच में आकर उन्हें रोका। मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस बीच मार्को पैसिफिस्टा के हमलों से परेशान था। वह अब फीनिक्स फ्लेम्स से ठीक नहीं हो पा रहा था। व्हाइट बियर्ड की चोट का फायदा उठाते हुए मरीन उस पर हमला करने के लिए टूट पड़े, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर सीधे गोले बरसाए। लेकिन व्हाइट बियर्ड बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने आराम से तलवार घुमाई, जिससे दुश्मन आसमान में उड़ गए। इससे मरीन डर गए, लेकिन सेंगोकू ने देखा कि वह घायल था, इसलिए मरीन ने व्हाइट बियर्ड को घेरना जारी रखा। लेकिन इस बार सभी डिवीजन कमांडर और जिनबेई भी व्हाइट बियर्ड की मदद को आए। इस समय सेंगोकू एस को तुरंत मृत्युदंड देना चाहता था। व्हाइट बियर्ड ने रोकने की कोशिश की, पर उसके घाव गहरे थे। जैसे ही जल्लाद की तलवार एस की गर्दन पर गिरने वाली थी, लूफी ने अनजाने में अपनी हाकी सक्रिय कर दी, जिससे 2 जल्लाद और सभी सैनिक बेहोश हो गए। तो ये है हाकी। हाँ, 3 एडमिरल भी चौंके और समझे कि लूफी को ही खत्म करना होगा। गार्प इतना नहीं चौंका क्योंकि लूफी उसका पोता था। इवान ने समझा कि लूफी को अभी इस शक्ति का पता नहीं था। अचानक व्हाइट बियर्ड ने मरीन को रोका और सबसे लूफी की मदद मांगी। सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लूफी के लिए रास्ता साफ करने दौड़े। इवान ने समझा कि व्हाइट बियर्ड लूफी पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। मिहॉक की टोली भी लड़ाई में कूद पड़ी। मिस्टर वन और क्रोकोडाइल भी लूफी की मदद को आए। उनकी मदद से लूफी फांसी के मंच के करीब पहुंच रहा था। इवान ने इनाजुमा को बुलाया, जिसने जमीन का पुल बनाया, जिससे लूफी एस तक पहुंच सका। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सभी डिवीजन कमांडरों ने भी अचानक उसका बचाव किया। गार्प लूफी के सामने खड़ा हो गया। हट जाओ बूढ़े आदमी, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। लूफी को याद आया जब वो छोटा था, गार्प उसे पहाड़ पर बंदरों के साथ ट्रेनिंग कराता था ताकि वो एक मजबूत मरीन बने। लेकिन लूफी तो बस एक समुद्री डाकू बनना चाहता था। फिर भी गार्प हमेशा अपने पोते से प्यार करता था। अब लूफी उसका दुश्मन था। उसने गियर सेकंड एक्टिवेट किया और गार्प से लड़ने लगा। लेकिन अपने पोतों के प्यार के कारण उसने लूफी को अपने चेहरे पर मुक्का मारने दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। आखिरकार वो सिर्फ एक दादा गार्प ही था। अंत में लूफी ने फांसी के तख्ते पर कदम रखा और एस को मुक्त करने के लिए चाबी ली। अचानक सेंगोकू एक विशाल बुद्ध में बदल गया और काजारू ने लूफी की चाबी तोड़ दी। और अचानक मिस्टर 3 भी वहां था। वह भी वहां मौजूद था। पता चला कि वो भागने की सोच रहा था, पर उसे मिस्टर 2 से किया वादा याद आ गया। उसने स्ट्रॉ हैट की मदद करने का वादा किया था, तो उसने लूफी की मदद के लिए वाइस एडमिरल बनने का नाटक किया। जब सेंगोकू ने हमला किया, लूफी ने मंच को गिरने से रोकने के लिए अपना शरीर फैलाया। खुशकिस्मती से मिस्टर 3 ने एक नई चाबी बनाई और लूफी को दी। एक नाजुक पल में एस आखिरकार आजाद हो गया। लूफी, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सभी की खुशी के बीच एस ने मरीन पर अपनी आग की शक्तियों से हमला किया। अब दोनों साथ लड़ सकते थे। एस ने भागते समय अपनी मेरा मेरा फल शक्तियों से दुश्मनों को जलाना जारी रखा। ओकिजी प्रकट हुए। कुछ देर बाद एस को अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिला। उसने आसानी से ओकिजी के हमलों का जवाब दिया। दूसरी ओर सेंगोकू गुस्से में था। इसे नौसेना के लिए अपमान मानते हुए उस समय व्हाइट बियर्ड खुद को सुधारना चाहता था, तो उसने मरीन सेना को रोकने के लिए अपना पूरा बेड़ा लाया। अचानक व्हाइट बियर्ड आगे खड़ा हुआ और एक हाथ से विशाल जहाज को रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे खुद को कुर्बान करें। व्हाइट बियर्ड ने सबको पीछे हटने का आखिरी आदेश दिया, जबकि वह मरीन से लड़ने के लिए रुका। व्हाइट बियर्ड ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे पूरा मरीन मुख्यालय हिल गया। उसका सपना धन, शक्ति या पद का नहीं, बल्कि सिर्फ एक परिवार का था। सेंगोकू को एहसास हुआ कि व्हाइट बियर्ड पूरी मरीन सेना को डुबोना चाहता था। उस पल एस जानता था कि वह सबके बलिदान और व्हाइट बियर्ड के प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। व्यर्थ
तो उसने घुटने टेक कर अपने पिता तुल्य को धन्यवाद दिया। लूफी और एस फिर चले गए। अचानक अकाइनू ने एस को चिढ़ाया। व्हाइट बियर्ड का अपमान कर उसके दल को कायर कहा। एस क्रोधित हो गया, वह अपने पिता का अपमान नहीं सहेगा। एस की आग अकाइनू के लावे से कमजोर थी, वह हार गया। अचानक लूफी हिल नहीं सका। अकाइनू लूफी पर वार करने वाला था, तब एस बचाने कूदा। परिणाम स्वरूप अकाइनू ने एस की छाती में घूंसा मारा। सभी क्रोधित हो अकाइनू पर टूट पड़े, पर लावा शक्ति के कारण वह अप्रभावित रहा। जब अकाइनू फिर लूफी पर हमला करने वाला था, जिम्बेई ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। गार्प भी क्रोधित होकर अकाइनू की ओर बढ़ा। सेंगोकू ने यह देखा और उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। बेहतर होगा अगर तुम मुझे न रोको, वरना मैं उस लाल कुत्ते को मार डालूंगा। इस बीच लूफी एस को थामे हुए था। अरे तुम ठीक तो हो, कुछ कहो। एस, लूफी ने कहा। मुझे माफ करना लूफी। उसने तुरंत सभी से एस को बचाने की गुहार लगाई, पर छाती के इस घाव से उसके अंग जल चुके थे, कोई उसे नहीं बचा सकता था। इवान ने भी कहा एस अब नहीं बचेगा, जिससे लूफी ने एस को दोषी ठहराया। उसे कहा कि वह मर नहीं सकता। बचपन से एस को लगता था कि सब उससे नफरत करते हैं, पर अब उसे सबका प्यार मिल गया था, इसलिए उसका जीवन बिना किसी पछतावे का था। शुक्रिया लूफी। आखिरकार एस लूफी के सामने गिर पड़ा, जिससे सभी को गहरा दुख हुआ। इस पल लूफी निराशा में डूब गया। अपने भाई को जाते देख सब एस के लिए रो पड़े। जो हो रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लूफी इतनी पीड़ा में था कि वह बेहोश हो गया। अकाइनू ने लूफी पर हमला करने का मौका देखा, लेकिन मार्को ने तुरंत उसे रोक दिया और सबसे कहा एस की जगह लूफी की रक्षा करें। अचानक व्हाइट बियर्ड अकाइनू के पीछे प्रकट हुआ और एक ऐसा घूंसा मारा कि वह धरती पर गिर पड़ा, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ और एस का बदला लेने व्हाइट बियर्ड पर मुक्का मारा। उसने अकाइनू को गर्दन से पकड़कर आसमान में फेंक दिया। एक ऐसा जबरदस्त पंच मारा कि पूरा मरीन मुख्यालय ढह गया, उसे गहरी खाई में गिरा दिया। उस पंच ने जमीन पर एक सीमा रेखा बना दी। मार्को समझ गया कि व्हाइट बियर्ड चाहता था कि दल चला जाए, तो उसने सबको जहाज पर चढ़ने का आदेश दिया। जब जिम्बेई लूफी को ले जाने की कोशिश कर रहा था, ब्लैक बियर्ड और उसका समुद्री डाकू दल वहां आ पहुंचा। वह व्हाइट बियर्ड की मौत देखने आया था। इससे व्हाइट बियर्ड गुस्सा हो गया और उसने इस गद्दार पर हमला किया, लेकिन हैरानी की बात है ये उन पर कोई असर नहीं किया। व्हाइट बियर्ड ने उसे धोखेबाज और एस की गिरफ्तारी का जिम्मेदार ठहराया। व्हाइट बियर्ड उससे निपटने को तैयार था, पर वो अंधेरे का शैतानी फल खा चुका था, जिससे वह व्हाइट बियर्ड का पंच आसानी से सोख सका। तो उसने तलवार निकाली, उसे मारा और गर्दन पकड़कर सजा देने लगा। सोचा कि उसने ब्लैक बियर्ड को हरा दिया है, पर वो फिर खड़ा हो गया। थके व्हाइट बियर्ड को अब सही से लड़ना था। अचानक पूरे दल ने व्हाइट बियर्ड पर हमला कर दिया। मार्को की टीम बस देखती रही। वे सब तलवारों से हमला कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि व्हाइट बियर्ड अभी भी जिंदा है। इस पल व्हाइट बियर्ड को याद आया रोजर ने क्या कहा था, डी अक्षर का मतलब। उसने सोचा वह व्यक्ति ब्लैक बियर्ड था, पर अब समझा कि डी की इच्छा लूफी में थी और उसने दुनिया को बताया कि वन पीस सच में है। सबको चौंका दिया। आखिरकार कई चोटों के बावजूद व्हाइट बियर्ड खड़े खड़े मर गया। उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं था। सब लाचार होकर चले गए, जबकि ब्लैक बियर्ड ने उसे कपड़े से ढक दिया। इधर जिम्बे लूफी को वहां से ले जा रहा था। अचानक अकाइनू अभी भी जिंदा निकला। वह लूफी को मारने पर तुला है, तो इवान उसे रोकने और लूफी की मदद करने आता है। दूसरी ओर ब्लैक बियर्ड भी कुछ करने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात, अपनी अंधेरे की शक्ति के अलावा उसने व्हाइट बियर्ड की भूकंप शक्ति भी हासिल कर ली है। वह एक ऐसा घूंसा मारता है जो पूरी नौसेना को फिर से तोड़ देता है, सबको अचंभित कर कि किसी के पास 2 शैतानी फल हो सकते हैं। सभी नौसैनिकों को निराश देख वह हमला जारी रखता है, पर अचानक सेंगोकू उसे मुक्का मारता है, जिससे नौसेना का मनोबल बढ़ जाता है। अकाइनू भी इवान को जोरदार वार करता है, जिससे वह लूफी का पीछा करने लगता है। जिम्बेई को पता चलता है कि औकीजी ने समुद्र जमाकर भागने का रास्ता रोक दिया है और अकाइनू उन पर हमला कर जिम्बेई और लूफी की छाती छेद देता है। गंभीर चोटों के बावजूद जिम्बेई लूफी की रक्षा करने पर अड़ा रहता है। अचानक क्रोकोडाइल वक्त पर पहुंचकर दोनों को उड़ा देता है। संयोग से वे बगी से टकराते हैं और भागे कैदी एक भ्रामक जाल में फंस जाते हैं। उसी समय व्हाइट बियर्ड के कप्तान अकाइनू को रोकने आते हैं और बगी को उसे ले जाने देते हैं। अचानक एक पनडुब्बी उभरती है। लॉ बग्घी से लूफी को सौंपने को कहता है। क्यों भरोसा करें, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। इधर ब्लैक बियर्ड सेंगोकू से लड़ रहा है।
वह अपनी क्वेक फल शक्ति से सेंगोकू के शॉकवेव रोक रहा है। गार्प भी इस स्थिति से निपटने के लिए आगे आता है। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास व्हाइटबियर्ड जैसी हवा की शक्तियां हैं जो आसमान और धरती को कंपा देती हैं। इस बीच कोबी लोगों की चीखें सुनता है। वह हताश हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। वह बहुत से लोगों को मरते देखता है जिनके परिवार हैं। बग्गी हिचकता है, पर एडमिरल किजारू के हमले से मजबूर होकर लूफी और जिम्बेई को लॉ को सौंप देता है। जब अकाइनू जहाज पर हमला करता है, कोबी उसे रोकता है। वह समझता है कि यह लड़ाई बेकार है, पर अकाइनू को फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह कोबी पर वार करने वाला था, अचानक शैंक्स प्रकट होता है। बेन बेकमैन किजारू पर बंदूक तानता है, लूफी की टोपी उठाता है और कहता है, हम यह लड़ाई खत्म करने आए हैं। यह मरीन को चौंका देता है। वे उसे 4 सम्राटों में से एक पहचानते हैं जो कल कैदों से लड़ रहा था और अब यहाँ है। बगी शैंक्स को देखते ही उससे टोपी लूफी को देने को कहता है, बदले में खजाने का नक्शा देने का वादा करता है। ये बगी को भागकर लॉ को टोपी देने के लिए मना लेता है, तो लॉ की पनडुब्बी समुद्र में डूबती है, जबकि लॉ लूफी की सर्जरी करने की कोशिश करता है। इस बीच ऑकीजी हार नहीं मानता और समुद्र को जमाता रहता है। सौभाग्य से सभी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बगी को एहसास होता है कि शैंक्स ने उसे धोखा दिया। वह क्रोधित हो जाता है। कैदी बगी को शैंक्स को गाली देते देख उसकी ओर अधिक प्रशंसा करते हैं। मिहॉक जाने लगता है क्योंकि शैंक्स से लड़ना उनका समझौता नहीं था। इसी वक्त शैंक्स युद्ध क्षेत्र में कदम रखता है। जो भी अब लड़ना चाहता है, हमारा सामना करे। ये तुरंत मरीन सेना को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। ब्लैकबियर्ड कहता है कि उसे जो चाहिए था मिल गया, वह जाने को तैयार है। सेंगोकू भी शैंक्स का प्रस्ताव मानता है। व्हाइटबियर्ड और एस को मार्कोस समूह को सौंपता है और युद्ध समाप्त घोषित करता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। भविष्य के वीडियो में ओनी-चान का समर्थन करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर 10 लाख लोग तुमसे प्यार करते थे तो मैं उनमें से एक था। अगर एक ने तुमसे प्यार किया तो वो मैं था। अगर किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया तो जान लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। Disclaimer. We use video clips/footage in this video to help explain our voiceover in a way that is easy for everyone to understand. We believe this is within the rules regarding reviews and commentary. We are not trying to infringe on anyone or use their content without permission. Thank you.